गुड मॉर्निंग। मैं अनामिका सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट 26 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो किसकी कृति हो सकती है? सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की या जयशंकर प्रसाद की? तो किसकी हो सकती है? वो है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की जो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो अभी यही थी। और जो दूसरी और रचनाएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। और जो ये ऊपर थे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो एक हो गई युगवाणी, वीणा, लोकायतन। महादेवी वर्मा की हैं निहार, रश्मि, नीरजा। और जयशंकर प्रसाद की है झरना, आंसू, लहर, कमायनी। कमायनी जो एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। तो किस रस के कवि हो सकते हैं बिहारी? शांत रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के या फिर करुण रस के? तो वो थे श्रृंगार रस के। बिहारी जी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बिहारी जी जो श्रृंगार रस के कवि थे, और यहाँ पर रस के बारे में दिया हुआ है, रस के बारे में भी देख लेते हैं। रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है। रस श्रृंगार मुख्यतः संयोग या विप्रलंब या वियोग के नाम से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। श्रृंगार रस जो रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिकालंकार, ऋतु तथा प्रकृति का वर्णन किया जाता है। हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, जो नीचे दिए भी गए हैं। तो वैसे तो 8 रस माने जाते हैं, लेकिन 2 उसके अलावा भी दिए गए हैं। तो जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। और इसके अलावा जो 2 रस जोड़े गए हैं वो है वात्सल्य जिसका स्नेह होता है, भक्ति जिसका वैराग्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग किस रचना है, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है वो, कि कहानी है, नाटक है या निबंध है? तो वो नाटक है। अंधा युग नाटक है। और इसके लेखक कौन है?
वो धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग एक काव्य नाटक है जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इन्होंने सन 1955 में इसको प्रकाशित किया था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। जो ऊपर दिए गए थे कहानी, निबंध, उपन्यास, जो इनमें से महत्वपूर्ण थे, उपन्यास जो महत्वपूर्ण है, कहानी महत्वपूर्ण है, निबंध महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण, वो हैं गोरा, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है 1909 में। गोदान मुंशी प्रेमचंद, जो 1936 में लिखा गया है। मेलाचर फणवेश्वर नाथ रेणु, जो 1954 में लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वही यहाँ पर हैं। और कहानी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो हैं पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये दोनों प्रेमचंद की हैं। और निबंध जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो हैं मिट्टी की ओर, वो है रामधारी सिंह दिनकर 1946 में। त्रिकुंस अज्ञेय का 1945 में। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा 1949 में। आदि इतने ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो वो मधुशाला होगी, कमायनी होगी, साहित्य देवता होगी या प्रेम प्रलाप होगी। तो वो है कमायनी। कमायनी एक जो महाकाव्य है। कमायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। और जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की है, 1935 में प्रकाशित हुई थी। साहित्य देवता वो माखनलाल चतुर्वेदी 1943 में। साहित्य देवता जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। प्रेम प्रलाप वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? उस जनपद का कवि हूँ, ये नहीं है। कि बादलों में घिरते हुए देखा है, या फिर तुमने कहा था, या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। तो कौन सी नहीं है? वो है जनपद का कवि हूँ, ये है त्रिलोचन की। नागार्जुन की हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी। जो इन्होंने पहली हिंदी रचना की थी वो थी एक कविता जिसका नाम था राम के प्रति, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन द्वारा जो उनकी और अन्य कृतियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो वो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथारी आँखें, तालाब में मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखना हमें। हाँ ये देखो, उस जनपद का कवि हूँ, ये है त्रिलोचन की। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था?
तो किसे नहीं किया गया था? महादेवी वर्मा को, प्रताप नारायण मिश्र को, निर्मल को या नरेश मेहता को? तो किसे नहीं किया गया था? वो है प्रताप नारायण मिश्र। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कुकुरमुत्ता नहीं है, ग्राम्या नहीं है, युगांत नहीं है, रजत रश्मि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वो है कुकुरमुत्ता, जो सुमित्रा नंदन पंत की ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये देखो यहाँ पर दिया है, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इनकी सुमित्रा नंदन पंत की जो और भी हैं रचनाएं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की जो महत्वपूर्ण रचना हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांत, नौका विहार आदि। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी सम्मानों से अलंकृत किया गया था। छायावादी युग में ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष को अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। सुमित्रा नंदन पंत अपनी छोटी सी आयु मतलब 7 वर्ष से ही उन्होंने कविताओं की रचना शुरू कर दी थी। उनकी प्रथम रचना 1916 में सामने आई, गिरिजा का घंटा नामक। उनकी जो प्रथम रचना थी वो थी गिरजे का घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है? रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल। यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है हम उसे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य के काल को आदिकाल कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है।